आसमान से बर्फ़ पड़ गई है तो दिलों पर जो बर्फ़ जमी हुई थी वो ज़रा पिघलने लगी है। गर्मी का जोर टूटा है, शहर इक़्तिदार से ठंडी हवाएं चलने लगी हैं। जहांगीर तरीन साहब कह रहे हैं कि जी वज़ीर आज़म से मुलाकात होगी, कुछ दोस्तों ने उन्हें यकीन दहानी करवाई है और 40 अरकान असम्बली की हिमायत का दावा भी कर रहे हैं। वो उनका कहना यह है कि खान साहब से रिश्ता कमज़ोर नहीं है। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब के लिए भी ठंडी हवाएँ चल रही हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ साहब की दरखास्त ज़मानत मंजूर कर ली है। नायब अदालत ने मंजूर कर ली है। अब तो किसी जज का आपस में कोई देखिए बहुत सारे मामला होते हैं, कुछ नहीं पता होता कि कब होगा क्या होगा, लेकिन जो होता जा रहा है वो हम आपके सामने पेश करते रहेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ़र्रुख हबीब साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़र्रुख जी। वालेकुम सलाम। ये जो सियासत और रमज़ान जो है वो साथ साथ चल रहा होता है, पहले रमज़ान की बात करते हैं फिर सियासत पर तो आ ही जाएंगे। रमज़ान की कर लेते हैं बात। रमज़ान तो बड़ा अच्छा गुजर रहा है। कैसे गुजारते हैं आप रमज़ान? रमज़ान रूटीन तो वही है हमारी, काम की वर्क की रूटीन तो वही है, लेकिन अच्छा है एक साल बाद एक महीना जो है वो आपका एक इबादत में भी गुजरता है। ब्रेक तो कोई नहीं है लेकिन अच्छा है। और बाज़ औक़ात तो दिल ये करता है कि पूरा साल ही रमज़ान होता, पूरा साल ही रोज़े होते, फिर आप जो आपकी डाइट है वो भी बैलेंस हो जाती है और काफ़ी फ़वाइद भी हैं रमज़ान के। आपका तो उम्रा वगैरह भी होता रहा है पिछले सालों में रमज़ान के दौरान ही। इस दफ़ा तो अब इस दफ़ा भी पाबंदी थी, पिछले बार भी पाबंदी थी। ख्वाहिश तो बड़ी है कि हाज़िरी हो जाए लेकिन कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा कोविड की वजह से। बस दुआ करते हैं। लेकिन बड़ा ज़बरदस्त था जो मेरा जो पहला 2019 में रमज़ान के दौरान गया हूँ, क्या रौनकें थी वहाँ की, मदीना शरीफ की, खाना काबा की, और वो आलम ही कुछ और है, वो बयान नहीं कर सकते आप अल्फाज में ना। वहाँ की जो कैफियत है, किस अंदाज से जो है वहाँ पर रहमतें बरकतें आपको फील हो रही होती हैं, वो दिल की कैफियत अलग ही हो जाती है। वो कैफियत ही अलग है। जो ख़ास तौर के ऊपर जो रमज़ान का आखिरी अशरा है वहाँ पर आप जो ताक राते के अलावा वहाँ पर मुसलसल आखिरी 10 रोज़ क़यामुल लैल चल रही होती है। बिल्कुल। फिर नमाज तरावी, फिर उधर की वहाँ की जो किरत है उस वो तो डायरेक्ट जो है वो आपके दिल पे लग रही होती है और वो कैफियत ही और नाकाबिले बयान है। बिल्कुल। तो वो उस कैफियत को जो है ना मिस कर रहे हैं। मिस कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर भी जो कोरोना की वजह से जो भी इज्तिमात हो रहे हैं वो हो भी रहे हैं और रोज़ाना की बुनियाद पे जो नंबर्स हमारे सामने आ रहे हैं वो भी एक अजीब सा मकाम है कि भाई नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। और अब NCOC कह रही है कि अब तो हम शायद पूरे शहरों की तरफ लॉकडाउन करने की तरफ चले जाएंगे। देखें ये सूरत हाल तो जो है वो काफ़ी अलार्मिंग बनती जा रही है। जब ख़ास तौर के ऊपर जो 3rd वेव आई है UK स्ट्रेन जो कोविड का है, उसमें आप देखें कि भारत के अंदर भी तबाही उसकी नज़र आ रही है। पाकिस्तान ने भी इक़दामात लिए हैं और यही बात है कि आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी कौम से भी अपील की है कि आप SOPs के ऊपर अमल दरामद करें, इंतज़ामिया के साथ ताउन करें और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, क्योंकि आपके पता है हमारा एक लिमिट तक जाकर हेल्थ सिस्टम जो है वो भी जो है वो चोक हो सकता है। और अभी तक जो है वो आज भी आ रही थी कि 90% कैपेसिटी के ऊपर हमारा ऑक्सीजन का जो सिस्टम है, जो अवेलेबिलिटी है वो वहाँ तक पहुँच चुकी है। उसके पैरेलल जो है वो वैक्सीनेशन का भी अमल जारी है, लेकिन उसके साथ साथ चूँकि पाकिस्तान एक पॉपुलेटेड कंट्री है और आबादी हमारी बहुत बड़ी है, तो लिहाजा जो है उसमें मैं समझता हूँ कि इस ख़ास मौका के ऊपर ख़ास तौर पर रमज़ान में हमें जो है वो SOPs के ऊपर अमल दरामद करना है ताकि हम इसका जो स्पाइक है, ग्राफ है, उसको नीचे लेकर आ सकें। कि आवाम को अब आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह के बाद फैसल सुल्तान भी जो बात कर रहे थे डॉक्टर साहब और वो सब, उनके बाद समझ आ जाएगी या ये लॉकडाउन की तरफ ही हम इसको लेके जाएंगे? देखें मैं समझता हूँ कि अब एक कौमी जिम्मेदारी भी है और हर शख्स के ऊपर ये जिम्मेदारी है। देखें ये वायरल इफेक्ट है ना, आप अगर किसी एक को है तो अगर वो एहतियात नहीं करेगा तो वो अपने साथ वाले शख्स को मल्टीपल इफेक्ट जो है वो मल्टीपल वायरल हो सकता है। आपका अपना कोविड का क्या था एक्सपीरियंस? देखें डिफरेंट है, हर शख्स का अपना जो है वो उसके सिम्टम्स हैं। अब आपको जाहिर बात है, मुझे तो 2 बार मैं गुजर चुका हूँ इससे, तो लोगों को सुना है 2 बार भी हुआ है, मल्टीपल टाइप जो है वो हो रहा है। तो हमारी एज ग्रुप को तो अभी वैक्सीनेशन भी जो है वो नहीं लग रही और प्राइवेट भी जितनी अवेलेबिलिटी थी अब वो मार्केट के अंदर वो भी ख़त्म हो चुकी है। तो अब ये देखना ये है कि इसमें सिर्फ एहतियात ही है मौजूदा सूरत हाल के दौरान, उसको अपनाएं ताकि हम अपने आप को भी महफूज रखें, अपने घरों में अपने बुजुर्गों को भी महफूज रखें। बिल्कुल। अच्छा, अब ये तो खैर एहतियात की बात तो हो गई, लेकिन ये जो एहतियात बरत रहे थे खान साहब और जहांगीर तरीन साहब, ये वाली एहतियात कहाँ तक पहुँचेगी? ये मुलाकात होनी है, ठंडी हवाओं की जो खबरें आ रही हैं, ये क्या मामला है? नहीं देखें, अगर मुलाकात हो जाती है तो मुलाकात में क्या हर्ज है? मुलाकात तो मैं समझता हूँ कि पहले भी होती थी, अब भी है। मुलाकात का तो कोई मामला नहीं है। यहाँ जो अरकान मिलना चाह रहे हैं उनसे भी मुलाकात हो सकती है। नहीं, लेकिन खान साहब तो इनकार ही कर देते हैं ना, फलां पे केस निकल आया मैं मिलूंगा ही नहीं। देखें बात ये है, जो तो खान साहब का ये देखें थोड़ा फ़र्क है। पहले जो हमारी माजी की दीगर जो जमातें हैं, PMLN है, पीपल्स पार्टी है, उनके यहाँ मेयार ये है
कि जिससे जितना बड़ा हाथ मारा होगा, जिस पे जितना बड़ा जो है वो स्कैंडल होगा, उतना ही बड़ा उसको मनसब देते हैं। यहाँ पर फ़र्क ये है कि वज़ीर आज़म साहब ये कहते हैं कि अगर उनके इर्द गिर्द किसी साथी के ऊपर कोई सवाल उठता है, कोई मामला सामने आता है, तो वो कहते हैं इसकी तहकीकात साफ़ और शफाफ अंदाज से हो लेने दें, और जो मुतलका इदारे हैं उन इदारों में के सामने आप उनको मुतमिन कर दें, उनको सेटिस्फाई कर दें। तो ये एक फ़र्क तो है कि अकाउंटेबिलिटी में वज़ीर आज़म साहब ये नहीं होता कि अगर किसी उनके अपने साथी पे सवाल उठे तो उसे बचाने की कोशिश करें। बचाने का मामला ये है कि हर शख्स के लिए कानून बराबर है, इदारे भी आज़ाद हैं, उन इदारों में जाकर अपनी मासूमियत साबित करें, वहाँ से आपको कोई रिलीफ मिलता है तो फिर ज़रूर आप रिलीफ लें। सजा हो जाएगी तो फिर उसके बाद मुलाकात की गुंजाइश नहीं, सजा तो ऐसा कुछ सिलसिला नहीं। सजा और देखें अवैध सजा और जजा का मामला ना तो आपके हाथ में ना मेरे हाथ में, ये तो मुतलका फोरम है, हो सकता है ना हो सकता है ना हो, बिल्कुल दोनों 50-50 है। तो जब तक किसी को कोई जब तक किसी पे कोई प्रूव नहीं हो जाता तो वो उस वक्त तक तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि ये गिल्टी है या मुजरिम है ये। तो लिहाजा जो है मामला उनका सामने आया है, वो मुतलका इदारों में पेश हो रहे हैं, वहाँ पर मुतमिन करें लोगों को जाकर। और यही मामला शहबाज शरीफ साहब का भी शहबाज शरीफ साहब का थोड़ा से जमानतें मिल रही हैं, कोई प्रूफ नहीं हो रहा। देखें जमानत जो है वो एक आपके पास एक कानूनी वक्ती तौर पे रिलीफ तो एक रिलीफ है, और जमानत में आपको जो है वो क्विटल नहीं होता। लेकिन जो बुनियादी चीज़ सामने आई, जो जस्टिस असजद गोराल साहब ने लिखे हैं, जो हकाइक बयान कर दिए हैं कि 90 के अंदर शहबाज शरीफ साहब जो है वो 25 लाख रुपए के मालिक थे, 1997 के अंदर जो है वो 1.5 करोड़ के मालिक थे, 2008 में जब इनकी हुकूमत बनी तो उस वक्त इनके पास 7-7.5 करोड़ था। अब जो है वो 8 अरब रुपए की तो ये डिक्लेयर्ड है ना, टिप ऑफ द आइसबर्ग हैं, जो तहमीना दुरानी को फ्लैट्स लेके दिए, नुसरत शहबाज को लेके दिए, जो टीटियों का एक केटू पहाड़ खड़ा किया पूरे शरीफ खानदान ने, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, उसका उन टीटियों का तो कोई हिसाब ही नहीं है। वो कहते हैं कि इनका बता ही नहीं सके मनी ट्रेल क्या है। तो ये खानदान मनी ट्रेल देने में तो हमेशा ही नाकाम रहा है ना, चाहे वो नवाज शरीफ हो, मरियम हो, चाहे शहबाज शरीफ हो। तो मुझे ये नजर आ रहा है कि ये वक्ती तौर की मिठाई तो जरूर खाई है, लेकिन आगे जो है वो इनको भी टिश्यू पेपर की जरूरत पता नहीं, मुझे तो लग रहा है ये नैब जो है जिस तरीके से काम कर रहा है आंसू पहुंचने के लिए, तो वो तो आप लोग ऑफर कर देंगे ना, अब इतना भी नहीं करेंगे। बिल्कुल, वो तो हाजिर है, हम आंसू तो पहुंचे जा सकते हैं ना, रमजान का महीना है, आंसू पहुंचे जा सकते हैं, लेकिन कुछ चाहिए इनको कि जो लूटी हुई दौलत है वापस करें, को अवाम के भी आंसू पूछे ना। वो वापस लेना जो है वो फिर नैब का काम है ना, कि वो किसी तरीके से ले, वो साबित कर ही नहीं पाता। मुझे तो इस बात पर हैरत होती है, मतलब अगर वो मनी ट्रेल नहीं भी दे रहे, अगर मिसाल के तौर पे वो मनी ट्रेल नहीं भी दे रहे, अवैध से पूछा भाई लाओ पैसे का बताओ कहां से आए, वो नहीं दे पा रहा तो उसको कन्विक्ट करें आप। देखें वो बाहर फिर रहा है, सैर और तफरीक कर रहा है। देखें कन्विक्ट तो होना चाहिए, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। मेरे पास में हो और जिसके ऊपर जुर्म साबित हो रहा हो, मैं तो उसे कल कन्विक्ट कर दूं, और एक चीज क्लोज हो जाए, लेकिन क्लोज हो जाए ताकि लोगों का एतमाद बढ़े अकाउंटेबिलिटी पे प्रोसेस पे। लेकिन जो आज बुनियादी एक चीज और सामने आई है, वो नवाज शरीफ के एहसासे जो हैं वो उन्होंने नीलाम करने की, जो पिंडी में जो नैब कोर्ट है उन्होंने कहा है कि एहसासे नीलाम कर दें। उसमें जो चीज़ें भी उनकी सामने आ रही वो पेश नहीं हो रहे थे तोशाखाना केस के अंदर। तो एक तरफ जहां हमें नज़र आ रहा है कि कुछ मामलात के अंदर सुस्ती भी है, लेकिन दूसरी जानिब ये भी नज़र आ रहा है कि काम हो भी रहा है, और इन्हीं अदालतों से आगे नवाज शरीफ को भी सज़ा हुई है, इन्हीं नैब अदालतों से। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामा दिया, उस हुक्मनामे की बुनियाद पे हुकूमत मजीद नैब की अदालतें जो है वो बना रही है, नहीं रहे आप लोग उनको, इससे प्रोसेस स्पीडी हो जाएगा। नहीं देखें बाबूजी दवाई लेने गए थे, बाबूजी दवाई लेने गए थे, अभी तक वापस ही नहीं आए, और अपने समधी समेत, बच्चों समेत, भतीजे समेत, खानदान समेत लंदन की जो है वो ठंडी हवाओं में मज़े ले रहे हैं, और वहाँ से बैठ कर जो है वो अपना फरमान जारी करते रहते हैं इदारों के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ। तो क्या कहने हैं उनके, अब तो हम उनको ये कहेंगे ना, इदारे भी बुला रहे हैं आपको, जिन इदारों ने जमानत दी थी वो इदारे बुला रहे हैं, आए ना कानून के सामने पेश हों, आकर कानून की हाकमियत कायम करें ना। वो कायम नहीं कर रहे। अच्छा, फिर वो मरियम साहिबा के भी बार आता है कि वो भी शायद कहीं बाहर जाना चाह रही हैं, उनकी भी सुना है कोई छोटी सी सर्जरी होने वाली है, और वो ऐसी सर्जरी है जो पाकिस्तान के अंदर नहीं हो सकती। मेडिकल का निजाम आप लोग सही करेंगे पाकिस्तान का। लंदन में ही होती है। आप लोगों ने हेल्थ कार्ड इनको नहीं दे, हेल्थ कार्ड तो वैसे मुझे ख्याल आ गया कि जब सारे पाकिस्तान को बांट रहे हैं। शिफा बड़ा अच्छा सवाल आपने किया, बड़ा अच्छा सवाल किया। देखिए वो रहने वाले पंजाब की रहने वाली हैं, खैबर पख्तूनख्वा की तो सारी आबादी को मिल गया, और यकीनन अगर आपका भी डोमिसाइल केपी से है तो आपको भी मिला होगा। और इनको मंगल वाला साहब को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि वफाकी हुकूमत ने अभी सिर्फ थर में शुरू किया है, क्योंकि सिंध हुकूमत को तो शायद ख्याल ना आए, उनका तो मामला और तरफ है। लेकिन पंजाब में जरूर मरियम साहिबा को भी हेल्थ कार्ड मिल जाएगा, क्योंकि पंजाब की शहरी हैं तो उनको भी हेल्थ कार्ड मिलेगा।
तो उससे वो मुस्तफीद हो सकती हैं। हाँ, लेकिन वो फैसिलिटी यहाँ पर नहीं है ना, कार्ड का फायदा नहीं होगा, वो फैसिलिटी बाहर है ऑपरेशन वाली। तो वो फैसिलिटी यहाँ भी आ सकती है ना, डॉक्टर्स भी यहाँ आ सकते हैं, वो क्लिनिक्स भी यहाँ बन सकते हैं। यही तो वजह थी कि इन्होंने क्यों हेल्थ के निज़ाम को ठीक नहीं किया ना। कोई ऐसा हॉस्पिटल, ऐसा क्लिनिक बना लेते, चले अपने इलाज के लिए बना लेते जहाँ इनका इलाज हो सकता। लेकिन इन्हें पता था कि जब इक़्तिदार नहीं होगा तो हमारी जो आरामगाह है वो लंदन ही है, लिहाजा भाग भाग के जो है वो लंदन जाते हैं, उन महलात के ऊपर जो महलात करप्शन के पैसे से बने हुए हैं। सही है। अच्छा, अब जो जी पीडीएम का मैं अच्छा पीडीएम का पूछ लें मैं तो वो तब्दीलियों का पूछना चाह रहा था कि जितनी तब्दीलियां हो रही हैं और अभी ताज़ा जो तब्दीलियां हुई हैं, अब इन तब्दीलियों को कैसे डिफेंड कर रहे हैं आप लोग? इतनी ज़्यादा तब्दीली देखें, पहली बुनियादी मतलब पहले तो ये था ना कि हाँ ठीक है हम देखें, पहले तो हम बुनियादी चीज़ तो ये तय कर लेना कि ये तो इस्तेहकाक तो वज़ीर आज़म का ना, कोई भी वज़ीर आज़म हो वो अपनी काबीना के अंदर किस जगह के ऊपर किस वज़ीर को क्या पोर्टफोलियो देना है, ये उनका इस्तेहकाक है, वो तय कोई दो राय नहीं। लिहाजा वज़ीर आज़म साहब भी जो है वो अपनी जो वज़रा हैं उनकी पोजीशन को जो है वो चेंज करते रहते हैं, उनकी कारकर्दगी को भी देखते रहते हैं। और अभी हमाद अज़हर साहब जो हैं बड़ा अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया, इंडस्ट्रीज़ में भी, FBR में भी। तो वो अच्छा परफॉर्म कर रहा था वहाँ पे। अभी हमें कुछ चैलेंजेस का सामना था एनर्जी सेक्टर में, वहाँ पर एनर्जी सेक्टर में कुछ चैलेंजेस का सामना था, वहाँ पर उन्हें वज़ीर आज़म साहब ने जो है वो जिम्मेदारी दी है। वहाँ सर्कुलर डेट का मामला है, आपके इल्म में है कि जो ब्रेकें फेल करके गाड़ी हमारे हवाले करके गए हैं 500 की स्पीड में, तो वो सर्कुलर डेट बढ़ता जा रहा है। तो अब उसको किसी तरीके से कंटेन करना है, रोकना है। उसमें महंगे बिजली घर भी हैं जो कि मेन वजह है उसकी, IPPs भी हैं जो मेन बुनियादी वजह है उसकी, जिसकी वजह से वो बढ़ रहे हैं। और उसके ऊपर अब काबू पाएंगे, उसको बेहतर करेंगे। जो शौकत तरीन साहब को लाने की वजह पहले इकनॉमिक डिसिप्लिन लेकर आना था और सरमायाकारों का एतमाद बहाल करना था। हफीज शेख ने अच्छा काम किया, हफीज शेख ने अच्छा काम किया। माशी इशारे जो हैं वो हमारे मुस्बत हुए उसके दौरान। आप देख लें, हमारे फॉरेन रिजर्व देख लें, रुपया अप्रिशिएट हुआ, करंट अकाउंट डेफिसिट सरप्लस में बदल गया, एक्सपोर्ट्स के अंदर इजाफा हुआ, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हमारे इजाफा हुआ, हमारी जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, लोगों को रोज़गार मिल रहा है। अब हम जाना चाहते हैं ग्रोथ लेड इकॉनमी की तरफ। ग्रोथ का मतलब ये है कि हमारे मुल्क की अब जो ग्रोथ हैं वो क्रेडिट कार्ड ग्रोथ ना हो, मांगे तांगे की उधार की ग्रोथ ना हो, बल्कि हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़े, हमारी सनतों में इजाफा हो और हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ में इजाफा हो और हमारी जो है वो डेवलपमेंट में इजाफा हो, यानी जिसे हम स्पेंडिंग बोलते हैं। PSDP में जो है उसकी यूटिलाइजेशन प्रॉपर हो। तो उसके लिए शौकत तरीन साहब को जो है वो टास्क दिया गया है और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह हमारी मैशियत 5 से 6% के पर अगले साल ग्रो करेगी और उससे आप देखेंगे कि हमारी अनएम्प्लॉयमेंट का ग्राफ भी जो है वो नीचे आएगा। और महंगाई भी, यकीनन महंगाई तो आपका डॉलर नीचे आने की वजह से ही उसके ऊपर इफेक्ट आएगा। लेकिन हम उसी मुल्क में रहते हैं जहां पे चीज ऊपर जाती है, नीचे आती हुई कभी नहीं देखी किसी ने, सिवाय डॉलर के। उस पे देखें, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जितनी हमारी इंतजामिया, कल भी जो इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई उसमें खास टास्क ये दिया गया है कि महंगाई को काबू करने के लिए आपने चीज़ों को नीचे लेकर आना है। आपकी देखें पेट्रोल की प्राइसेस जो हुकूमत ने कम की, आपका जो खुर्दनी तेल है वो भी इंपोर्ट होता है, डॉलर्स में पैसे देते हैं। आपकी 70% जो दालें हैं हमारी जो हम खाते हैं वो भी इंपोर्ट होती हैं, उनका भी इम्पैक्ट उस पर आता है। तो अल्टीमेटली हुकूमत जो है उन चीज़ों के ऊपर कमी लेकर आएगी जिससे लोगों को रिलीफ मिलेगा। आटे की कीमत आपके सामने कंट्रोल की हुई है, बल्कि उसकी जो स्पोर्ट प्राइस है गंदम की वो बढ़ा दी है, 1800 रुपये मन कर दिए, जिससे किसान हमारा खुशहाल होगा। तो लिहाजा किसान को गन्ने की कीमत भी पूरी मिली, कैश मिली, और इस बार 350 एवरेज मिली। 1800 रुपये मन उसे गंदम की कीमत मिल जाएगी, मकई की कीमत भी अच्छी मिली, उसकी जो आलू की फसल थी वो भी अच्छी गई। तो ओवरऑल जो किसान है आपका, जब वो खुशहाल होता है तो वो भी आके पैसा खर्च करता है शहरों में, वो भी फिर स्पेंडिंग करता है, जिससे मैशियत का पूरा एक पहिया चलता है हमारा। और ख़ास तौर पे कोविड की वजह से जो आपका सर्विस सेक्टर है वो थोड़ा मुतासर होता है, जिसका आपका GDP ग्रोथ के अंदर एक बड़ा हैवी शेयर है। तो अल्टीमेटली हमारी जो कोविड के दौरान अगले साल लग रहा है कि हालात बेहतर हो जाएंगे, तो सर्विस सेक्टर भी वापस तरक्की करेगा। जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं IT की, वो आप देखें कि 40% ग्रो की हैं। हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जो है वो 5%, 6% से ग्रो की हैं। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 7 से 8% पे ग्रो की हैं। लेकिन जो आपकी हमारी IT की एक्सपोर्ट्स हैं वो 40% ग्रो कर रही हैं। तो लिहाजा हमारे पास वहाँ पर बहुत बड़ा पोटेंशियल मौजूद है, जिसको और नए एवेन्यूज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। हमारा जो टूरिज्म है वो होगा, इस तरीके से हमारा जो फिशरीज है इसके ऊपर काम हो रहा है, डिफरेंट जो हमारे सेक्टर। और एक और अच्छी खबर आई है कि जो हमारा गारमेंट सेक्टर है, जो अपैरल सेक्टर है, उसने बीट कर दिया USA में जो हमारी एक्सपोर्ट्स थी इंडिया को। अब वो सस्टेनेबिलिटी, तो हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज्यादा पसंद की जा रही हैं वहाँ पर।
पूरी कोशिश ये है, दुआ यही है कि ये चीज़ें इसी तरीके से ग्रो करती रहे। और जो प्राइम मिनिस्टर का इनिशिएटिव है, जो 340 अरब रुपए की उन्होंने हाउसिंग की मार्केट क्रिएट की है, कि देखें एक शख्स जो 15 से 20 हज़ार माहवार के ऊपर 3 मरला 5 मरले के एक पोर्शन मिलता है, जिसके ऊपर शहरों में वो किराए पे रहता है, उसमें वो 7 से 10 हज़ार रुपया महाना किस्त देकर अपने घर का डे 1 से मालिक बन जाएगा। और जब वो कीमत पूरी करेगा 15-20 साल में, तो उसकी प्राइस में भी इजाफा हो चुका, यानी जो प्रॉपर्टी आज 50 लाख की होगी, उस वक्त वो 20 साल बाद 1.5 करोड़ की, 2 करोड़ की हो चुकी होगी। तो यहाँ क्या होता था, लोग सारी जिंदगी किराए पे रहते थे, ना जमीन अपनी ना छत अपनी, बंदा खत्म हो जाता था, बंदा खत्म हो जाता था। तो ये एक बहुत बड़ा वज़ीर आज़म साहब ने लोगों के लिए आसानी पैदा की है, ताकि लोगों को अपने घर बना सकें, अपना घर ख्वाब पूरा हो सके। जो हम पे तनकीद करते थे 50 लाख घर कैसे बनेंगे, अब 1 करोड़ बन जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता बन लोगों के लिए आसानी पैदा की है, माहौल ऐसा बनाया है। इनकी तरह नहीं कि 4 घर आशियाना के बना दिए, वो भी कंप्लीट नहीं हुए, फीते काटे, इश्तिहारा लगाए, ले जी हम लोगों को सस्ते घर बांट रहे हैं। भाई पकड़ ले फिर है ना हुए कि अगले इलेक्शन फिर। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आपका, वक्त दिया आपने, वाकई पकड़ने वाली बात है, पकड़ रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। और वरना फिर ये ना हो कि इलेक्शन पे इनका जो है रिवर्सिबल इफेक्ट हो जाए, कोई मल्टीप्लायर इफेक्ट हो जाए जो इनके खिलाफ चला जाए। इसलिए बेहतर ये है कि अदालतें और सारे इदारे अपना काम करें।